प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो सिर्फ नॉमिनल हेड वाला है। समझ में आ रहा है बात? प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो सिर्फ नॉमिनल हेड वाला है, नाम का वो हेड है। रियल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास रहता है, प्रेसिडेंट के पास नहीं। लेकिन जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है वहां पे रियल पावर प्रेसिडेंट के पास रहता है। जैसे कि देखो यूएस का हेड कौन रहता है? प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, ये लोग, बैरक ओबामा, प्रेसिडेंट रहता है। इंडिया में प्रेसिडेंट के पास उतना पावर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। आज हम लोग क्लास 10 ICSE सिविक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर का नाम है द यूनियन एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, पेज नंबर 38। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, हम लोग सबको पता है ना, हम लोग के कंट्री में एक प्रेसिडेंट भी है। कौन है अभी करंट प्रेसिडेंट? क्या नाम है? पूरा नाम बोलो। द्रौपदी क्या? द्रौपदी मुर्मू। यस। इससे पहले श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो अभी जो करंट प्रेसिडेंट है हम लोग के कंट्री की वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। समझ में आ रहा है बात? हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में एक पोस्ट क्रिएट किया गया है फॉर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो है हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। हम लोग सब भी सिटीजन है, सब कोई सिटीजन है, बट द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। समझ में आ रहा है बात? बट जब हेड ये है सर, तो हम लोग तो देखते हैं हर जगह पावर चलता है नरेंद्र मोदी जी का। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो सिर्फ नॉमिनल हेड वाला है। समझ में आ रहा है बात? प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो सिर्फ नॉमिनल हेड वाला है, नाम का वो हेड है। रियल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास रहता है, प्रेसिडेंट के पास नहीं। लेकिन जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है वहां पे रियल पावर प्रेसिडेंट के पास रहता है। जैसे कि देखो यूएस का हेड कौन रहता है? प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, ये लोग, बैरक ओबामा, प्रेसिडेंट रहता है। इंडिया में प्रेसिडेंट के पास उतना पावर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आया? अच्छा, अगर मान लो किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पहला क्वालिफिकेशन, इंडिया का सिटीजन रहना चाहिए, he must be a citizen of इंडिया। दूसरा, 35 years of age। तीसरा, is qualified to become a member of the लोकसभा। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, 35 years of age। तीसरा, उनके पास हर वो क्वालिफिकेशन रहना चाहिए जो एक लोकसभा मेंबर बनने के लिए ज़रूरी है। लोकसभा मेंबर बनने के लिए जितना भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो सब इनके पास रहना चाहिए। प्लस ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड 35 years ऑफ एज। क्लियर पॉइंट? अगर ये तीन क्वालिफिकेशन आपके पास है देन यू कैन बिकम, यू आर एलिजिबल टू बिकम द प्रेसिडेंट। क्लियर? अच्छा, कुछ और पॉइंट्स हम लोगों को याद रखना है। लोकसभा का मेंबर के था कि एनी पर्सन होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, बट प्रेसिडेंट में इसको कुछ छूट दिया गया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट, कोई गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड कर रहे हो अगर तुम, तो उसको बोला जाएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बट इंडिया में बोला गया है दो ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है जिसको होल्ड करने के बावजूद भी तुम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ सकते हो। कौन सा वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है? पहला है
अगर वो वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर है ऑफ अ स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, तो भले वो गवर्नमेंट पोजीशन में है बट ही कैन इलेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। दूसरा है अगर वो लोकसभा या कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर है, या तो वो कोई एमपी है। देखो स्पीकर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा नो द राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का स्पीकर तो खुद वाइस प्रेसिडेंट रहता है, तो वाइस प्रेसिडेंट में ही वो आ गया। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट और द स्पीकर ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एनी एमपी, ये लोग चाहे तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ सकता है अपने पोजीशन में रहने के बावजूद। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर। अच्छा, अगर तुम प्रेसिडेंट बन जाते हो तो तुम कितने दिन तक रहोगे ऑफिस में? 5 इयर्स। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट कितना है ऑफिस का? 5 ईयर। सर क्या वो वापस से इलेक्शन लड़ सकता है? यस, वो जितना बार चाहे वापस से इलेक्शन लड़ सकता है, बन सकता है। ठीक है, लेकिन आज तक इंडिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो 2 बार प्रेसिडेंट बना है। ही इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज द ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ट्वाइस। ठीक है ना? तो क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है उस प्रोसेस को बोला जाता है इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट को रिमूव करने का प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इम्पीचमेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे करके किया जाएगा? प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी के साथ वोटिंग होना चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी मतलब 66.67%। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज आया, जैसे कि लोकसभा का कोई मेंबर चार्ज लगाया प्रेसिडेंट के ऊपर, वो चार्ज फिर डिस्कस होता है लोकसभा में। लोकसभा में फिर एक रेजोल्यूशन पास होता है, 2/3 मेंबर उसमें वोट करना चाहिए। उसके बाद फिर वो चार्ज जाता है राज्यसभा में। फिर राज्यसभा का भी अगर 2/3 मेंबर उसके फेवर में वोटिंग कर दिया, तब प्रेसिडेंट क्या होगा? ऑफिस से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? तो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में से कोई भी एक हाउस में चार्ज उठेगा, 2/3 मेंबरशिप के साथ वोटिंग होगा, वोट हो गया, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, वहाँ भी 2/3 मेंबर के साथ वोटिंग होगा, और फिर जब दोनों हाउस में पास हो जाएगा रेजोल्यूशन 2/3 मेजॉरिटी से, तो प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्पीचमेंट। अच्छा, इम्पीचमेंट छोड़कर और क्या क्या कैसे कैसे रीज़न है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफिस से रिमूव होता है? पहला है एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, मतलब टर्म एक्सपायर हो गया, 5 साल पूरा ऑफिस खाली। दूसरा बाय डेथ, अगर मान लो प्रेसिडेंट मर गया। तीसरा बाय रेजिग्नेशन, वो रिजाइन कर दिया। अच्छा, वो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को नहीं रहना है पोस्ट में, नहीं रहना तो भाई रिजाइन करके दे दो वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में, हट जाओ। उसके बाद है रिमूवल बाय इम्पीचमेंट। ये 4 ऐसा जगह है, 4 ऐसा रीजन है जिसमें प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रिमूव हो जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हम लोग सब वोट करते हैं जाके, अभी 2024 में आने वाला है, तो सब हम लोग जाकर वोट करेंगे, जो भी 18+ है, वोटर ID कार्ड है। डायरेक्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन जिसमें हम लोग डायरेक्टली पार्ट लेते हैं, जनता डायरेक्ट पार्ट लेता है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट इलेक्शन। और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब वो इलेक्शन जहां पे हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन करता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करता है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है?
मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा का जो इलेक्टेड मेंबर है, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर है, प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। समझ में आया? तो कौन कौन वोट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये लोग सब मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा। अच्छा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 1% 1 वोट वाला सिस्टम नहीं रहता है। हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के पास और एमपीज के पास अलग अलग वोट रहता है। वोट कितना वोट रहता है किसके पास, वो डिसाइड होता है स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से। तो उतना डिटेल में जाना नहीं है, तुम लोग के सिलेबस में ये नहीं है। बस ये याद रखना है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, क्यों सर हम लोग क्यों डायरेक्ट वोट नहीं करते? एमपीज लोग एमएलएज लोग क्यों वोट करते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है सर? डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं होता? इसका कुछ रीज़न है। क्या रीज़न है वो पढ़ते हैं। पहला रीज़न देखो, मेन पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। तो जब पावर प्रेसिडेंट को देना ही नहीं है तो प्रेसिडेंट को क्यों डायरेक्टली इलेक्ट करना? समझ में आ रहा है बात? पावर तो प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो जिसके पास पावर नहीं है उसको डायरेक्टली क्यों इलेक्ट करें? क्लियर हो गया पॉइंट? दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन जो लोग बनाए थे, BR अम्बेडकर एंड दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरा सब मिलकर, वो लोग चाहते थे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है एक डिग्निफाइड मैनर रहे। इसीलिए देखो, प्रेसिडेंट कोई पार्टी का नहीं रहता है, प्राइम मिनिस्टर पार्टी का रहता है। नरेंद्र मोदी बीजेपी से, डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस से, बट प्रेसिडेंट कोई पार्टी के नहीं रहता है, प्रेसिडेंट देश का रहता है। इसीलिए इस अफेयर को थोड़ा डिग्निफाइड रखने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करवाया गया। डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो प्रचार होगा, प्रचार होगा तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किया जाएगा, ये सब नहीं चाह रहा था। तीसरा, इतना सारा लोगों 140 करोड़ लोग अगर इलेक्ट करेगा प्रेसिडेंट को तो उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत पावर लगेगा, बहुत पैसा खर्च होगा। तो ये भी जबकि उसके पास कुछ पावर है नहीं, तो इतना पैसा क्यों खर्च करना? और फोर्थ है डायरेक्ट। देखो, फोर्थ जो क्रिटिसिज्म है या रीज़न है, ये इसका कोई हाथ पैर बनता नहीं है, बट ज़बरदस्ती बुक में लिख दी है। बोला है कि डायरेक्ट इलेक्शन में सब लोग, इतना सारा लोग वोट करेगा और इंडिया का ज़्यादातर लोग जो है वो अनपढ़ है, इलिटरेट है, वो लोग जिसको जिसको वोट करके प्रेसिडेंट बना देगा। तो ये तो एकदम बेकार रीज़न हुआ है ना, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर में भी तो लोग वोट करते हैं, तो उसमें भी मत दो सबको वोट करने, जो पढ़ा लिखा है सिर्फ उसको वोट करने दो। तो एकदम बेकार रीज़न है, बस बुक में दे दिया है, छापने के लिए कुछ चाहिए था तो बुक में लिख दिया है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट डायरेक्टली पावर ओथ ऑफ ऑफिस को, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, ओथ कौन दिलाते हैं प्रेसिडेंट को? सबको तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, एमपीज एमएलए। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखना है, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया बात? अच्छा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है तो इस डिस्प्यूट कहां सॉल्व होगा? कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टली मामला कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखना है। चलो अब आते हैं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का पावर को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक है एग्जीक्यूटिव पावर, फिर है लेजिस्लेटिव,
फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिस्क्रिशनरी, इमरजेंसी। तो आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है प्रेसिडेंट के पास? पहला, हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड है। जितना भी ऑर्डर इशू होते हैं सब प्रेसिडेंट के नाम में इशू होते हैं। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करने का किसका काम रहता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, अपॉइंट करता है अलग अलग मिनिस्टर्स को, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करता है। जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलेगा उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो अभी जो भी पावर हम तुम लोग के सामने पढ़ने जा रहे हैं वो सब किताबी पावर है। किताबी पावर मतलब बस किताब में है। रियलिटी में प्रेसिडेंट बस एक कठपुतली है। प्रेसिडेंट बस एक चाबी, रिमोट कंट्रोल है, चाबी वाला गुड्डा है। गवर्नमेंट जैसे चाबी घुमाएगा वैसे प्रेसिडेंट नाचेगा। तो जितना भी पावर पढ़ने जा रहे हैं हम वो बस नाम का है, बाकी ऐसा कोई पावर है नहीं। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ? समझ लो इसका एग्जाम्पल है एक चेक, जो तुमको चेक दे दिया गया, बस उसमें साइन नहीं किया गया। तुम सबको दिखा रहे, देखो 10 लाख 10 लाख है। 10 लाख का सिर्फ चेक का कोई काम थोड़ी है। साइन कौन करेगा? हम। तो किसके मर्जी से खर्च होगा? मेरी मर्जी से। तो प्रेसिडेंट का पावर, जो पावर है वो सिर्फ नाम का है। प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो बस नाम का है। बनाना था बस बना दिया। हम लोग देखो, हम लोग जो है बाहर मुल्क वाले लोग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। तो हम लोग के ऊपर रूल किया ब्रिटिश, तो ब्रिटिश में मोनार्क था, वहाँ का किंग वाला सिस्टम था। तो इंडिया में तो किंग वाला सिस्टम नहीं लाके ना प्रेसिडेंट को खड़ा कर दिया। लो, एकदम बेकार पोजीशन है, पैसा बर्बाद पोजीशन है ये। समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट वाला जो है। तो दूसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करना, अपॉइंट करता है, ओथ दिलाता है, अपनी मर्जी से नहीं, बट पावर लिख दी है इसको प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से। तीसरा, पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव हाई अथॉरिटीज, हायर अथॉरिटीज। देखो ये भी जो पावर है, मतलब जितना हाई पोजीशन में, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना, गवर्नर्स को अपॉइंट करना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजेस को अपॉइंट करना, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ये भी बस नाम का है, किसके बोलने पे करेगा? प्राइम मिनिस्टर। बस वो समझ लो वो एक तरह का वॉचमैन है, दरवाज़ा खोलना और बंद करना। किसके? वो अपनी मर्जी से दरवाज़ा खोलता बंद करता है नहीं, जब कोई आएगा जाएगा तब। यही एकदम बेकार चैप्टर लगता है ये हमको। मतलब कोई पावर है नहीं, बस सिलेबस में डाल दिए। इसको सिलेबस से भी निकालना चाहिए और प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है उसको इंडिया से भी निकालना चाहिए। जब उसके, या तो उसको पावर दो, उसके पास पावर रहना चाहिए स्ट्रॉन्ग। ठीक है। फोर्थ इसका एग्जीक्यूटिव पावर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। मतलब यूटी जो है, यूनियन टेरिटरीज जो है, जैसे कि अभी जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, इसको भी प्रेसिडेंट रूल करता है डायरेक्टली। समझ में आ रहा है बात? जब भी हम बोले प्रेसिडेंट रूल करता है, इसके मतलब है गवर्नमेंट रूल करता है इसके थ्रू। फिर है कंट्रोल ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। जब स्टेट में इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को हटा के। तो ठीक है ना, ये सब एग्जीक्यूटिव पावर है। अब आते हैं मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में क्या है? प्रेसिडेंट जो है ये सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया का। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ये तीनों का सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड पीस। प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो वॉर एंड पीस डिक्लेयर कर सकता है। अगर मान लो पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है तो कौन वॉर डिक्लेयर करेगा? प्रेसिडेंट। बट ये भी वो अपना मर्जी से नहीं करता है। पार्लियामेंट अगर डिसाइड करेगा, रेजोल्यूशन पास करेगा कि हाँ वॉर करना है तो वॉर होगा। प्रेसिडेंट का बस नाम है, बस तुम कर दो, जाके बोल दो। समझ में आया बात? नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर क्या है? पहला, पावर टू समन प्रोरग द पार्लियामेंट, डिसॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सके, प्रोरग कर सके, मतलब कोई सेशन को डिसॉल्व कर सके। समझ में आ रहा है बात? बट ये भी वो अपना मर्जी से नहीं करता है। नेक्स्ट आता है नॉमिनेटिंग द मेंबर्स टू द हाउस। हम लोग पढ़े हैं ना, लोकसभा एंड राज्यसभा में प्रेसिडेंट मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। कितना मेंबर को लोकसभा में नॉमिनेट करता है? और राज्यसभा में कितना मेंबर? कितना मेंबर को नॉमिनेट करता है? 12। ये भी अपनी मर्जी से नहीं करता है। समझ में आ रहा है? करता है बट अपनी मर्जी से नहीं करता है। थर्ड है पावर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस। प्रेसिडेंट के पास पावर है
कि वो हाउस को, लोकसभा राज्यसभा को एड्रेस कर सकता है, कुछ बोल सकता है, स्पीच दे सकता है वहाँ, और वहाँ पे चाहे तो मैसेजेस भी भेज सकता है। ठीक है। पावर टू प्रीवियस सैंक्शन टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल, सॉरी एसेंट टू लेजिस्लेशन। एसेंट टू लेजिस्लेशन का मतलब है जब तक प्रेसिडेंट साइन ना कर दे कोई भी बिल में, तब तक वो बिल एक्ट नहीं बन सकता। इसमें थोड़ा पावर है प्रेसिडेंट का, कुछ पावर है, क्योंकि प्रेसिडेंट से कोई फोर्सफुली साइन नहीं करवा सकता है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ही करता है। ठीक है। अच्छा, पावर टू प्रोक्यूमुलेट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? देखो, अब पार्लियामेंट हम लोगों को पता है 3 सेशन रहता है, छुट्टी भी गिरता है। अब पार्लियामेंट का छुट्टी है और कुछ लॉ बनाना है, तो अब तो लॉ बनेगा नहीं, तो प्रेसिडेंट क्या करता है? ऑर्डिनेंस इशू कर देता है। ऑर्डिनेंस मतलब वही एक्ट की तरह ही पूरा पावर है, बट डिफरेंस ये टेम्परेरी है। जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगा ऑर्डिनेंस इलैप्स कर जाएगा। समझ में आता है बात? चलो। प्रेसिडेंट इशू करता है, प्रेसिडेंट के नाम में इशू होता है, प्रेसिडेंट बनाता नहीं, इशू तो गवर्नमेंट ही करेगा। ठीक है। चलो अब आते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर क्या है? मनी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही होता है। बजट जो पार्लियामेंट में इशू होता है उसको पहले प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है। कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड मतलब होता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड को बोलते हैं कंटिजेंसी फंड। कहीं अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, ये सब होता है इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये सब पैसा किसके पास रखा हुआ रहेगा? प्रेसिडेंट के कस्टडी में रखा हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है बात? अब आते हैं जुडिशियल पावर। हाँ, जुडिशियल पावर में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो प्रेसिडेंट का पावर है वो जुडिशियल पावर है। पहला क्या है? अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी का सजा कम कर सकता है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी का फांसी का सजा कैंसिल कर सकता है। मान लो किसी को फांसी का सजा हुआ है तो प्रेसिडेंट चाहे तो उस फांसी का सजा को कैंसिल कर सकता है। इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है। नहीं, देखो गवर्नमेंट भी सियाना है ना, वो लोग वो पावर दिया है प्रेसिडेंट को जिससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी का फांसी का सजा या सजा कम करता है, इससे प्रेसिडेंट को कोई नुकसान है नहीं, या गवर्नमेंट को कोई नुकसान है नहीं। लेकिन अगर ये पावर दे दे कि अगर प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा तो बिल पास नहीं होगा, ये सब पावर नहीं दी है। प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी मिनिस्टर को हटा सकता है, ये सब पावर नहीं दी है। क्या? नहीं। हाँ, अगर जैसे कि मान लो कोई एक बच्चा है, ठीक है, 14-15 ईयर्स का है, और किसी का बहकावा में आकर वो बहुत ही डेंजरस क्राइम कर देता है, टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब उसको जो है फांसी का सज़ा दे रही है कोर्ट। अब प्रेसिडेंट की तरफ पास मर्सी पिटीशन भेजा, वो प्रेसिडेंट देखा यार 14-15 साल का बच्चा है, हो गया गलती, बहकावा में आ गया, चलो इसका डेथ सेंटेंस ओवरटर्न कर दे रहे हैं, इसको डेथ सेंटेंस की जगह इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं, उम्र कैद दे देते हैं। कर सकते हैं प्रेसिडेंट, इसके लिए वो आंसरेबल नहीं है, कोई उससे पूछ नहीं सकता क्यों किए, उसका मर्जी। बट जनरली 99.99% केस में प्रेसिडेंट कभी डेथ सेंटेंस ओवरटर्न करता नहीं है, क्योंकि कोर्ट जब डेथ सेंटेंस बहुत रेयर केस में दिया जाता है, मतलब तुम कोई बहुत डेंजर काम किए तभी तुमको फांसी का सज़ा दिया है, तो इस वजह, और कोर्ट दिया है तो कोर्ट में जजेस लोग हैं, वो लोग एक्सपीरियंस्ड है, तो बहुत कम ऐसा रहता है जो करता है। प्रेसिडेंट आंसरेबल नहीं है अपने पावर को एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी कोर्ट में, ठीक है। चलो अब आते हैं इमरजेंसी पावर, ध्यान से समझो। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। इमरजेंसी 3 तरह का होता है, एक होता है नेशनल इमरजेंसी जो पूरा इंडिया में लगेगा, ये कब लगता है? 2 सिचुएशन में लगेगा, या तो वॉर में है, मान लो इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो गया, इंडिया चाइना में वॉर हो गया तो नेशनल इमरजेंसी, और दूसरा जब आर्म्ड रेबिलियन हो, मतलब इंडिया में ही मान लो आर्मी जो है इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दे, या कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज
मतलब इंडिया का ही कुछ लोग टेररिस्ट एक्टिविटी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडिया में रिवॉल्ट कर दे इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो हो गई आर्म्ड रेबिलियन, तब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट होता है स्टेट इमरजेंसी, मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में सिचुएशन एकदम ख़राब हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में लगा हुआ था प्रेसिडेंट्स रूल, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गया था, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गया था। और थर्ड आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब इंडिया का फाइनेंशियल कंडीशन एकदम खतरा में आ गया, अब एकदम पैसा नहीं बचा गवर्नमेंट के बाद, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इंडिया में आज तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा नहीं है। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल तो बहुत बार लगा है, नेशनल इमरजेंसी भी हुआ है कुछ टाइम्स, लेकिन आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगा। समझ में आया? चलो अब आते हैं हम लोग डिस्क्रिशनरी पावर। सर डिस्क्रिशनरी पावर क्या क्या है प्रेसिडेंट के पास? पहला, प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी बिल में साइन करने से अपने पास विथहोल्ड कर सकता है या उसको वापस बेच सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन मनी बिल के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक लॉ पास हुआ, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का लॉ है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुने हो ना, चर्चा हो रहा है बहुत, तो वो पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास आया साइन करने के लिए, प्रेसिडेंट बोला नहीं नहीं कुछ पॉइंट्स गड़बड़ है, वापस से इसको रिकंसिडर करिए, चेक करिए, तो गवर्नमेंट के पास वापस आ जाएगा। अब गवर्नमेंट इसको रिकंसिडर करे या ना करे, अगर दोबारा भेजा तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही होगा, अब प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन, कोई लेकिन प्रेसिडेंट अगर चाहे तो पॉकेट वीटो यूज कर सकता है। पॉकेट वीटो मतलब उसको पकड़ा बिल को और रख लिया अपने पास, बोले ठीक है जाओ साइन करेंगे, और उसको लटका दिया पूरा जब तक प्रेसिडेंट ऑफिस में है। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोला कितना टाइम तक आपको साइन करना है। यानी जेल सिंह जो कि प्रेसिडेंट थे इंडिया के राजीव गांधी के टाइम में, तो एक एक्ट था पोस्टल एक्ट कुछ था, तो उसमें वो यही किए थे, पोस्टल एक्ट पास हुआ था, अपना साइन नहीं दिया था, पॉकेट वीटो यूज़ कर लिए थे, मतलब उस एक्ट को, मतलब उस बिल को रख लिया अपने ही पास, बाद में बिल अपने आप इलैप्स हो गया, ख़त्म हो गया, साइन किया ही नहीं। समझ में आया? नहीं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब जनरल इलेक्शन हो और कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिले, तब प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कौन से पार्टी का मेंबर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, हाँ प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये पावर है उसके पास। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब हम लोग आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है बाय दी मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बस डेप्यूटी, सॉरी चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा जो रहता है वही क्या रहता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बस इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है। सर इसका क्वालिफिकेशन क्या? इसका क्वालिफिकेशन वही है जो कि राज्यसभा का मेंबर का होता है। समझ में आ रहा बात? सिर्फ एक पॉइंट अलग है, वहां पे 30 इयर्स था, यहाँ पे 35 इयर्स है। राज्यसभा का मेंबर का एज कितना रहना चाहिए? मिनिमम 30, बट वाइस प्रेसिडेंट में है 35। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन? सिटीजन ऑफ इंडिया पहला, दूसरा 35 इयर्स ऑफ एज रहना चाहिए, और तीसरा हिम्मत, मतलब हर वो क्वालिफिकेशन रहना चाहिए जो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए ज़रूरी है। प्रेसिडेंट में था लोकसभा और इसमें है बस, बाकी सब सेम। टर्म ऑफ ऑफिस 5 इयर्स, वही जो सेम है। अच्छा, इसको कौन दिलाता है? दिलाता है इन दी सेंस, मतलब इसको ओथ ऑफ ऑफिस कौन देता है? प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा? प्रेसिडेंट। अगर ये रिजाइन करेगा तो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है। इसको रिमूव कैसे किया जाएगा? बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय दी लोकसभा एंड द राज्यसभा। मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब बस 51%, इसमें 2/3 नहीं, मोर देन हाफ। ठीक है ना? अच्छा,
राज्यसभा का क्या पावर, अच्छा अभी कौन है करेंटली वाइस प्रेसिडेंट? श्री जगदीप धनकर, सॉरी धनकर, हाँ सॉरी धनकर, श्री जगदीप धनकर। ये पहले कौन थे बोलो तो, इसका नाम सुने हो? श्री जगदीप धनकर, ये हम लोग का वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। पहले ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, अभी केसरीनाथ त्रिपाठी है गवर्नर, इससे पहले श्री जगदीप धनकर थे। तो अभी श्री जगदीप धनकर बन गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। चलो अब क्या पावर रहता है इन लोगों के पास? पहला तो पावर यही है कि ये ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है कि जैसे ही कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। तो पहला पावर तो ये राज्यसभा का चेयरमैन है, और जो पावर होता है चेयरमैन का वो इनके पास है। दूसरा ये है कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट रहता है या कोई काम के लिए ऑफिस नहीं अटेंड कर पाता है तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का ड्यूटी दे दिया जाता है। जैसे कि मान लो प्रेसिडेंट मर गया या रिजाइन कर दिया या इम्पीच हो गया, तो ये सब केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का ड्यूटी निभाएगा। तीसरा है, देखो वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन राज्यसभा में जनरली वोट नहीं करेगा कोई भी टॉपिक में, मतलब बिल पे, बट अगर वोट टाई हो गया तब ये वोट करेंगे, तो इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। जैसे स्पीकर को होता था लोकसभा में, अगर टाई हो गया तो फिर स्पीकर वोट करेगा, कास्टिंग वोट, उसी तरह राज्यसभा में भी है, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये सब है फंक्शंस राज्यसभा का, चेयरमैन बोल लो या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बोल लो। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आया? कोई डाउट? एकदम सिंपल सा चैप्टर था, चैप्टर हो गया कंप्लीट।